सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने समाजशास्त्र का अर्थ देखा था और समाजशास्त्र की परिभाषाओं को समझा था कि किस तरह से समाजशास्त्र दो शब्दों से और दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन व ग्रीक भाषा से, और समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया था। आज हम समाजशास्त्र के क्षेत्र को समझेंगे। क्षेत्र का मतलब होता है किसी भी विषय को उसकी सीमाओं में बांधना, कि यह उसकी बाउंड्री लाइन है और इसके अंतर्गत इसकी रूपरेखा या इसकी विषय वस्तु आती है। लेकिन यदि हम समाजशास्त्र की बात करें तो उसे थोड़ा सीमाओं में बांधना मुश्किल है, क्योंकि इसके विषय वस्तु जो है परिवर्तनशील है। मानव समाज, मानव स्वभाव से परिवर्तनशील है, तो एक निश्चित सीमाओं में बांधना इसका मुश्किल काम है। और इसी बात को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है और मतभेद रहते हुए इसके सीमा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहले को हम कहते हैं स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरे को हम कह रहे हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। आज हम प्रथम स्वरूपात्मक संप्रदाय को समझेंगे। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह थे जॉर्ज सिमेल और दूसरे जो विद्वान थे वह थे वीरकांत, वॉन वेश, मैक्स वेबर, टॉनेज आदि। और समाजशास्त्र का जो मानना था वह यह कि जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान हमें समाजशास्त्र को भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान बनाना है, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई समस्या या सामग्री है और वह विज्ञान उसका अध्ययन कर रहा है। उसी तरह से हमारे समाजशास्त्र की भी अपनी कोई समस्या या सामग्री होनी चाहिए और वह उसी का अध्ययन करे, और वह सामग्री हमारे सामाजिक संबंध के स्वरूप के रूप में देखी जानी चाहिए, ताकि वह एक निश्चित और विशिष्ट विज्ञान बन सके। यदि समाजशास्त्र को हम संपूर्ण समाज के एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न करेंगे तो वह क्या होगा, वह एक खिचड़ी मात्र बन जाएगा जिसे समझना मुश्किल हो जाएगा। अतः उसे एक विशेष विज्ञान ही बनाना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर ही बल दिया है। अब हम यहाँ इनके विभिन्न विद्वानों के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लेंगे जॉर्ज सिमेल के विचार। जॉर्ज सिमेल ने इसे एक विशेष विज्ञान बनाना चाहा है और कहा है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। आपकी मानना है कि यदि हम अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगेगा तो ये एक विशेष विज्ञान नहीं बन सकता है। इसलिए इसे विशेष विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक है कि यह केवल समाजशास्त्र के स्वरूपों का ही अध्ययन करे। और आपके अनुसार सभी भौतिक अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप होता है और एक अंतर्वस्तु होती है, जो कि दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, और इस बात को स्पष्ट करने के लिए आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उसे हम यहाँ समझेंगे। आपने उदाहरण दिया कि हम 3 एक समान आकार की कांच की बॉटल लेंगे और ये बॉटल हमारी कहला रही है स्वरूप, क्योंकि उसका बाहरी जो रूप है, बाहरी रूप को हम स्वरूप कहते हैं और अंदरूनी जो तत्व है उसको हम कहते हैं अंतर्वस्तु। तो बॉटल का आकार जो है वह हमारे लिए स्वरूप है। अब हम इसकी अंतर्वस्तु की बात करें तो हम तीनों ही बॉटल में अलग अलग पदार्थ भरेंगे। एक में हम दूध, दूसरे में हम पानी और तीसरे में हम शराब भरते हैं। यह हमारी अंतर्वस्तु कहलाती है। इन तीनों अलग अलग अंतर्वस्तु के होते हुए भी हमारे स्वरूप पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और इसी आधार पर सिमेल कहते हैं कि स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। अतः
हमें केवल स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। और ये स्वरूप हमारे कहलाते हैं अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं। और इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान हमारा है समाजशास्त्र। सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप जब विभिन्न अंतर्वस्तु जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल आदि में पाए जाते हैं तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाकर अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। अतः समाजशास्त्र को तो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। ये थे हमारे जॉर्ज सिमेल के विचार। और अब हम देखेंगे वीरकांत के विचार। वीरकांत भी सिमेल के समान इसे एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं और आप कहते हैं कि समाजशास्त्र को अस्पष्टता और अनिश्चितता से बचाना है तो उसके लिए हमें मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल इस मानसिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों और समूहों को एक दूसरे से बांधते हैं। समाजशास्त्र इस पर विचार नहीं करता कि पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है, वह तो यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करता है और इसी के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। अतः समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावनात्मक संबंधों के स्वरूपों तक अपने को सीमित रखना चाहिए। और इसी बात को समझाते हुए वीरकांत कहते हैं कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। वीरकांत का यह मानना है कि हमारे जो संबंध बनते हैं हमारी मानसिक चेतना के आधार पर बनते हैं, हमारे मानसिक स्वरूपों के आधार पर बनते हैं। हम किसके साथ कैसा संबंध स्थापित कर रहे हैं, किस तरह से स्थापित कर रहे हैं, हमारे बीच में क्या प्रेम है, क्या हम स्नेह हैं और उस आधार पर हम संबंधों का निर्माण कर रहे हैं। तो केवल और केवल उन्हीं संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। फिर है हमारे वॉनविच के विचार। वॉनविच भी इन्हीं दोनों विद्वानों के समान समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं और उसी आधार पर उन्होंने मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और उनका यह मानना है कि हमारे 650 प्रकार के मानवीय स्वरूप पाए जाते हैं, उन्हीं का हमें अध्ययन करना चाहिए। मैक्स वेबर के विचार को अगर हम देखें तो मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया पर महत्व देते हैं और मैक्स वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन मानते हैं। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण है, साथ ही अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होती है और इसीलिए आपकी मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण से ही समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। आपने बताया है कि यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। अतः आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए। अब हम यहाँ पर हमने ये देखा कि समाजशास्त्र को क्षेत्र को एक विशिष्ट स्वरूप के अध्ययन तक सीमित रखकर इसे विशिष्ट क्षेत्र बनाना है और अब हम इसकी कमियों को देखने का प्रयास करेंगे कि स्वरूपात्मक संप्रदाय की क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से इसकी आलोचना की गई है, कैसे इसे माना गया है कि अनिश्चित और अस्पष्ट है और इसलिए इसे समाजशास्त्री न कहकर फीचर कहते हैं, इसे एक दार्शनिक कहना उपयुक्त रहेगा। और इस तरह से इसकी कमियों को बताया गया जब वह जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कहा गया है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन किसी अन्य विज्ञान द्वारा नहीं किया जाता। ये समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करना निराधार है, गलत है।
सामाजिक संबंध के बहुत सारे ऐसे संबंध हैं या स्वरूप हैं, जैसे प्रभुत्व, सत्ता, स्वामित्व, शक्ति, आज्ञा पालन, दासता, संघर्ष। इन सब का अध्ययन कानून शास्त्र में काफ़ी व्यवस्थित रूप में किया जाता रहा है और इसी आधार पर सौरोकिन कहते हैं कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है। अतः समाज शास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। इसकी दूसरी आलोचना करते हुए कहा गया है कि स्वरूप और अंतर वस्तु को बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, भिन्न हैं, प्रभावित नहीं करती। लेकिन जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है वह अभौतिक वस्तु का है, जबकि हमारी समाजशास्त्र की विषय वस्तु अभौतिक नहीं है, भौतिक नहीं है, बल्कि अभौतिक है, अर्थात व्यक्ति हैं जो कि परिवर्तनशील हैं। और जब हम एक संस्था की बात करते हैं तो संस्था का बाहरी रूप स्वरूप है, लेकिन संस्था के जो व्यक्ति हैं वह क्या है? अंतर वस्तु। और व्यक्तियों में जब परिवर्तन होगा, व्यक्ति बदलेंगे, तो अंतर वस्तु और स्वरूप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अतः यह उनका कहना कि स्वरूप और अंतर वस्तु एक दूसरे से पूर्णतः पृथक है, प्रभावित नहीं करती हैं, पूरी तरह से निराधार है, गलत है और इसलिए केवल संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन करना संभव नहीं है। नेक्स्ट इसकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक एवं स्वतंत्र और परिशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। सभी सामाजिक विज्ञान थोड़ी बहुत मात्रा में एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ देते हैं और इसलिए एक दूसरे से पृथक मानकर उनका अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। और इसी चीज़ को सौरोकिन ने अपने शब्दों में बताया है कि शायद ही कोई ऐसा विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी न किसी रूप में संबंध नहीं रखता है। इसकी नेक्स्ट आलोचना करते हुए कहा गया है कि संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक सीमित है, परंतु उनके इस प्रकार की मान्यता भी ठीक नहीं है। यदि इस संप्रदाय की मान्यता के अनुसार समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाएगा तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएंगे और ऐसी दशा में हमारा क्षेत्र बहुत ज़्यादा संकुचित, सीमित हो जाएगा, जो कि विषय के विकास की दृष्टि से किसी भी स्थिति में उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट आलोचना करते हुए ये कहा गया है कि समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का विज्ञान है और आज हम यह प्रमाणित हो चुका है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि किसी एक भाग या पक्ष में कोई परिवर्तन आता है तो वह संपूर्ण को प्रभावित करता है। सब इन्हें एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं रखा जा सकता है। अतः इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर जोर देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और अंतिम रूप में कहा गया है कि संप्रदाय के समर्थकों ने समाजीकरण के स्वरूपों और सामाजिक संबंधों के